मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुलाकात की, चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर, और डेट आ गई। और वो कहाँ गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि जी मैं आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद नहीं हूँ सदर से मुलाकात या उनसे मशावरत के ज़रिए डेट देने की। तो जो कल आज काम किया, अगर वो कल कर लेते, मुशावरत कर देते, तो फिर शायद इतनी देरी नहीं होती और इलेक्शंस के ऊपर इतने सवालात नहीं उठते। तो ये सवालात तो मैं पूछूंगा कि ये फिर क्या है, ये मसलन पाकिस्तान में डंडा चले या हुक्म चले तो काम हो। अगर आईनी तकाजा था तो फिर चीफ जस्टिस बोले या सदर पाकिस्तान बोलें या वज़ीर आज़म बोलें या कोई भी बोले, मेरा अगर आईनी हक़ है तो मैं नहीं मिलूँगा, डेट देना मेरे अख्तियार है, या तो फिर ये साबित करें। हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जनाब अगर आइन क्लियर है तो फिर आप कहते हो आइन क्लियर है, तो जब आइन आपको कह रहा है तो फिर कोई इदारे का सरबरा आपको पाबंद नहीं कर सकता। लेकिन फिर हमने जो देखा, दौड़ लगी और गए और फिर 8 फरवरी दे दिया। ठीक है, अब आगे इस इलेक्शंस को, जो कि ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुका है, मैं नहीं मुतनाज़ा बना रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्तलिफ सियासी जमातों का स्टेटमेंट है, आप सुन लीजिए। तो उस इलेक्शंस को अब शफाफ करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन का, ये भी आईनी हक़ है आपका, ये भी आईनी इख्तियार है। लेकिन आपकी जो हरकतें हैं उससे तो नहीं लग रहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप जो हैं वो फेयर इलेक्शन करा रहे हैं या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग जो हो रही है या फंड्स की जो बंदरबाट हो रही है, मुख्तलिफ जगह लग रहे हैं, कहीं लग रहे हैं कहीं, तो ये बड़ा क्वेश्चन बाहर का। बहरहाल इलेक्शन कमीशन से पहले सियासी जमातों में बड़ा तनाव देखने में आया। इलेक्शन के बाद अगर ये तनाव रहा तो सियासी अदम इस्तेहकाम सामने रखा हुआ है, और सियासी अदम इस्तेहकाम अगर इलेक्शन के बाद हुआ तो फिर इलेक्शन मसाइल का हल नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद जड़ बन गया, और इससे पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। क्या एक सियासी जमात इलेक्शन के बाद इस मुल्क को मौजूदा मसाइल से निकाल सकती है और आवाम को रिलीफ दे सकती है? एक सियासी जमात, क्योंकि हम तो हर जगह से सुन रहे हैं कि एक सियासी जमात नहीं कर सकती, तमाम सियासी जमात मिलकर पाकिस्तान को निकाल सकती हैं। लेकिन ये तमाम सियासी जमात मिलकर पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए, आवाम को इन मसाइल से निकालने के लिए इकट्ठा नज़र नहीं आते, बैठने को तैयार नहीं है। सबके मुंह से तो हम सुनते हैं, लेकिन वो इकट्ठा बैठने को तैयार नहीं है कौमी मफाद में। हाँ, हमने देखा कि कौमी मफाद में उस वक्त बैठे जब डंडा चला तो ये बैठे, APC में देख लें, डंडा चला तो बैठे, वरना अपने मफादात की बात आई तो ये सियासी जमातें इकट्ठा हो गई। मसलन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद किया और उनको हटाकर इख्तिदार में आ गए, इकट्ठा हो गई, क्योंकि इत्तेहाद नजर आया। किस लिए? अपने मफाद के लिए। आज मुल्क को एक वसी तर, बहुत वसी आपके और मजबूत इत्तेहाद की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इन सियासी जमातों के हवाले से, जो कि नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें तो ये इल्ज़ामात नज़र आ रहे हैं एक दूसरे पे इल्ज़ाम। वो कहता है मेरा वज़ीर आज़म आएगा, वो कहता है मेरा वज़ीर आज़म आएगा। अभी से फैसला हो चुका है कि वज़ीर आज़म कितना का है, तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? अगर सिलेक्शन होना है तो फिर अरबों रुपए गरीबों का खर्च करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? इन गरीबों को दे दो। और अगर ये इलेक्शन वाकई मसाइल का हल नहीं, मसाइल की जड़ बनेंगे, तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन इशूज़ पे हम बात करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे जनाब
हसन रज़ा पाशा साहब एडवोकेट हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल्स के चेयरमैन हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने में ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शाह वेस नूरानी साहब, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं बशारत मिर्ज़ा, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया। जी जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, हमने तो वही कहना है जो कानून और आइन की बात है। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर मुमलिकत जिनको ये इख्तियार और आइन में इख्तियार दिया हुआ था इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का, उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा काम, और इलेक्शन कमीशन या किसी और में क्यों छोड़ा? जब आइन इनको एम्पावर करता है आर्टिकल 48 सब क्लास 5 कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, तो फिर इनको क्या अमर माने था कि उन्होंने नहीं की? अगर ये जवाब बनाते हैं कि पहले मैंने रखा था, अप्रैल की डेट दी थी और वो नहीं हुआ, तो इस वजह से इसका भी हशर होना था, तो ये तो कोई जवाब नहीं। उसके सर्कमस्टांसेस और थे, इसके और है। लेकिन फिर इन्होंने जो टीम दिल्ली से एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को मशावरत के लिए, और फिर उससे ऊपर ये किया कि उन्होंने एक और लेटर लिख दिया लॉ मिनिस्ट्री को कि आप हमें दें तजवीज, कोई बताएं कि हमने क्या करना है, जबकि उनका अपना एक वहां पे सेल मौजूद है, लीगल सेल, जिसके हेड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब है। तो ये सारी चीजें बता रही है कि सदर मुमलिकत की तरफ से एक कोताही वाज़े तौर पे नजर आ रही है। अब वो डिलिबरेटली थी या अनजाने में थी, ये फैसला अवाम ने करना है। अच्छा सर, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करें, जरा सा रोकूंगा यहाँ, मुझे ये गाइड करें, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना और बहुत सारे लोगों का कहना कि जनाब ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, सदर का नहीं है, और अगर कहीं है तो सदर की मुशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डेट अनाउंस करनी है। तो मुझे ये बताएं कि सर क्या जो आप 48(5) का हवाला दे रहे हैं और पहले भी आपने दिया है, तो क्या चले सदर डेट तो देगा, लेकिन उसमें मुशावरत है या नहीं है? देखिए, मुशावरत का जो सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 पहले वाली थी, उसमें मुशावरत थी, लेकिन जो पिछली पार्लियामान ने उसमें अमेंडमेंट कर दी, उसने मुशावरत वाला पहलू खत्म कर दिया और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया कि वो आज खुद डेट अनाउंस कर सकता है। लेकिन स्टार्ट उसका है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है आर्टिकल 48 वो प्रिवेल करेगी, और जब ऑर्डिनरी लॉ और आइन को आप बात कंपेयर तो फिर डोमिनेट करेगा 48,000 होगी आइन को। लिहाजा आइन में 48(2) में था कि वो मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन आइन की जो डिसीजन है वो सदर मुमलिकत में अनाउंसमेंट सदर मुमलिकत में ही करनी है। चलिए अनाउंसमेंट तो करनी है सर, लेकिन मसला ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 के 57 में अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन कहता है कि मेरे पास है, जबकि बहुत सारे लोगों का और आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर का ये कहना था कि ये इख्तियार सदर के पास है। और दूसरी बात ये कि मुशावरत के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लिखा इलेक्शन कमीशन को, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई आप होते कौन है मुझे लेटर लिखने वाले, ये तो इख्तियार मेरा है। उन्होंने गलत किया। तो अगर सदर गलत है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों चले गए सर? मुझे ये बताइए, आप क्यों चले गए? मैं अर्ज करता हूँ सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन को लिखने की जरूरत ही नहीं थी मुशावरत की। उनको जिस दिन उन्होंने वोट लिया कैबिनेट का, उससे अगले दिन उनको इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी, और बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में चला जाता। इन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी, जो कि इन्होंने नहीं की। और आपको याद है कि कल की बात है कि हियरिंग के दौरान ये बात बेंच की तरफ से आई कि सदर मुमलिकत क्यों इस तरह का उन्होंने किया, शिकनी की है सदर मुमलिकत ने
क्या आप चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करें? अच्छा सर, ये बताएं कि सूबाई हुकूमतों का इंतखाब था, उसके लिए सदर साहब ने वो या गवर्नर साहब ने इलेक्शन की डेट दी थी सर, ऐलान किया था? पहले की बात कर रहे हैं आप? ये पहले की बात कर रहा हूँ जी। पहले की बात ये है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो स्प्लिट था और वो उसमें नंबर ऑफ जजेस की बात हो रही थी, 4-3 और 3-4 के हवाले से, 3-2 के हवाले से बात हो रही थी, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हुआ। और गवर्नमेंट यही कहती रही कि वो समझते हैं कि 4-3 का फैसला है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो असर्ट कर रही थी कि 3-2 का है। उसमें जो 4-3 वाले जजेस थे, 4 वाले, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये इस तरह होना चाहिए, इसीलिए उस कंफ्यूजन की वजह से इलेक्शन डिले हुआ। तो उसको इसके साथ मिला के नहीं देखना चाहिए। और ये भी गलत है कि अगर एक राउंड कमिट हो गया है तो उसकी जस्टिफिकेशन दूसरे राउंड को कमिट के लिए हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ। अच्छा सर, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि कब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी अगर इलेक्शन डेट देने की सदर? मैं इस पे बताएं सर। मैं अर्ज करता हूँ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। इदारे जिनकी ये आईनी जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने आईनी जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की। वो अगर कर देते सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। और आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने कितने अच्छे तरीके से डील किया कि इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप जाए सदर के पास, सदर की नहीं, उस इदारे की तकरीम के लिए जो सदर हाउस है, जो इदारा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी तकरीम के लिए उन्हें कहा कि भेजे। क्योंकि उन्होंने जब बुलाया आप नहीं गए, आपने रिफ्यूज किया, आपको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी दानिशमंदी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इस मैटर को हैंडल किया। और मैं साहब ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वक्त है कि ये ऐसा सेटअप जरूर बना दें और इस फैसले में ये आ जाए, ताकि हर 5 साल के बाद ये एनालॉजी ना चलती रहे कि कभी इलेक्शन कमीशन है, सदर है। सर, मसला यहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर दे तो दूसरी कोर्ट आके कह देती है कि नहीं, ये फैसला सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना तो जाता है, लेकिन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल की भी बात आती है। जैसे मैं एक हवाला देते हुए जाता हूँ और फिर आपसे बात करूँगा कि भाई 62(1)(f) के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक तायात नाइली कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच ने की ना, फैसला दे दिया, लेकिन सबको पता है, आपको ही पता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन था। तो फैसला आना ही मसला नहीं होता है। मैं बाद में बात करूंगा। जनाब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं? सर, अगर आपने इसी तरह जाना था सदर के दरवाजे पर और वहां जाकर रिक्वेस्ट करनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर क्यों सर? आप ये बताइए, उनको आईनी हक अगर इलेक्शन डेट देने का था, जो कहा जा रहा था आप लोगों की तरफ से कि इस अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, तो फिर सदर के पास क्यों गए सर? इसमें मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? ये आपसे कर रहा हूं सर। अच्छा, मैं इसमें ठीक है, मैंने गुफ्तगू सुनी है पाशा साहब की, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अब चूंकि फैसला हो चुका है, आज जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने और वो सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन एक्ट का जो बड़ा अहम हिस्सा है, उसके तहत उन्होंने 11 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। वो उनका अपना राइट था, मैंडेट था, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन मजाज था। लेकिन जिस वक्त ये आबद ज़ुबैरी साहब की जब बड़ी पुरानी पिटीशन गई हुई थी उस जस्टिस उबरता बंदियाल के दौर में, तो वो उनकी हेयरिंग हुई। उसके हेयरिंग के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, तो उन्होंने तमाम सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कहा ठीक है कि अपना सेक्शन 57 भी एक अहम कानूनी पोजीशन आ चुकी है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसके तहत फैसला किया है। लेकिन सदर मुमलकत की भी ग्रेट है। सदर मुमलकत जो है वो आइन के आर्टिकल 48 के तहत वो इसके मजाज हैं कि वो आप इस पर अपनी तारीख दे सके। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हुक्म जारी किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस फायज ईसा कर रहे थे, उन्होंने हुक्म जारी किया कि आप जाएं और सदर मुमलकत के साथ मशावरत करें। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सदर मुमलकत की हदायत पर मुलाकात जो की वो सुप्रीम कोर्ट हुक्म के तहत की। उसके दरमियान में जो
जो रास्ता निकाला गया वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सदर मुमलकत से बात की, इसके बाद इनकी मुलाकात हो गई। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मौजूद थे और वहां के 2 घंटे के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस पर 8 फरवरी कर लेते हैं, ताकि सदर मुमलकत का भी एक मान रह जाए, उनका भी आर्टिकल 48 के तहत हक था, वो भी इस्तेकाद है, उस पर बात भी हो जाए। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन का जिस तरह कहा जा रहा है, आज मैंने ये भी सुना है कि जी सदर साहब ने अगर डेट नहीं दी तो उन्होंने आइन शिकनी की एक लिहाज से, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन शिकनी नहीं की कि उन्होंने जो है वो सदर को ये कह दिया कि आपको इख्तियार ही नहीं है डेट देने का, ये मेरा इख्तियार है, हालांकि आइन में 48(5) जो कह रहे हैं आप भी, वो भी ये इख्तियार सदर के पास है। तो इस और इतना जो डिले हुआ, क्या इसका मकसद ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी जो अमल किया वो एक आइन शिकनी के है, क्योंकि उसने आइन को चैलेंज किया, उसने 48(5) को चैलेंज किया और इतना डिले हुआ, इसका नुकसान पाकिस्तान की जो कौम को भुगतना पड़ रहा है, आवाम को और सुप्रीम कोर्ट को और सबको। ये आदमी नाअहल नहीं है, इसको नहीं निकाला जाए? डिले कैसे हो गया? पहले इस तरह हो गया कि डेट आप पहले भी दे सकते थे ना सर, ये डेट तो पहले भी दे सकते थे आप। नहीं, डिले नहीं हुआ। डिले कराने की जिम्मेदारी तो मुश्तरका वफादात कौंसिल ने जो 5 अगस्त की रात को उन्होंने अचानक एक कोर्ट नोटिफिकेशन कर दिया, हल्का बंदियों के उसके बाद में हल्का बंदियां बीच में आ गई, इस लिहाज से उन्होंने मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन कर दिया। जब नोटिफिकेशन कर दिया तो जो हमारा आर्टिकल 51 का सेक्शन 5 है उसमें लिखा हुआ है कि जो लास्ट सेंसस की रिपोर्ट होगी उस पर हल्का बंदियां कराई जाएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिजाइन किया जाएगा जो हल्का बंदी कलपलाती है। तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान में बॉन्ड हो गया हल्का बंदी करवाने पर। जब हल्का बंदियों का रोड मैप दिया कि हम 30 नवंबर को मुकम्मल कर लेंगे, इसके बाद हम शेड्यूल जारी कर देंगे, तब ये सारी मामला जो है आइन शिकनी नहीं हुई, ये सिर्फ आइन की इंटरप्रिटेशन सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया कि हमें पार्लियामेंट ने ये इस्तेकाल दिया है सेक्शन 57 में तरमीम करके क्या इंतखाब की तारीख आप देंगे, तो उन्होंने एक्ट की जो है अपने सामने रखा। तो सदर साहब कह लगे जी मेरे पास आर्टिकल 48 के तहत 5 के तहत मेरे पास इख्तियारात है, मैं तारीख देने का मजाज हूँ। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का हम कानून के पाबंद है, कानून के तहत हमें इख्तियार दिया गया, इसमें आइन शिकनी बात नहीं है। ये सारी आइन की इंटरप्रिटेशन, कानून की इंटरप्रिटेशन की बात हो गई है। बीच में हल्का बंदी आ गई, इंतखाबी फरिश्तों की दोबारा आसरे दो जो है उस पर नजरसानी करनी पड़ गई, ये सारा आइन का हिस्सा था सारा, इसमें आइन शिकनी कहां से होगी? आपको ये 5 अगस्त को हल्का बंदिया। अगर आप सदर को ये जवाब देंगे कि आपको कोई इख्तियार नहीं है डेट देने का, ये इख्तियार मेरे पास है, जबकि आइन सदर को इख्तियार दे रहा है, तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे सर? उन्होंने कहा हमने आइन को ठीक है, लेकिन वो कहा उस आइन के नीचे जो एक्ट बना है उस एक्ट में इख्तियार हमें दे दिए गए। तो सर इसका मतलब है पहले वो फैसला करें ना कि इलेक्शन कानून बड़ा होता है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बड़ा होता है या रूल ऑफ बिजनेस बड़ा होता है या कॉन्स्टिट्यूशन। जिस शख्स को यही नहीं पता कि सबसे बड़ी चीज कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे बड़े आईनी इदारे का सरबराह बनकर बैठा हुआ है, इस पे आप कुछ कहेंगे सर? नहीं, उसमें उनके पास भी जवाब मुकम्मल था ना जी। हमें तो कानून में 57 में जब हमें तरमीम करके, तो सर मैं अगर होता चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं कहता कि रूल ऑफ बिजनेस, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इसके अलावा कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है, तो चुनांते मैं तो फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन को करूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की काफी एहतराम है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी एहतराम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फैसला सुना दिया, उन्होंने इंटरप्रिटेशन दे दी। ये इंटरप्रिटेशन तो हमेशा होती रही सर, इसकी जरूरत नहीं थी सर, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। आइन में 48(5) क्लियर है सर। हसन रजा पाशा साहब कई दफा प्रोग्राम में कह चुके हैं, कई लॉयर कह चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं आगे बात करूंगा, आपके पास आता हूं। शाहवेज नूरानी साहब, शाहवेज नूरानी साहब से बात कर लेते हैं सर। जी सर, हम आइन के हम ग्राउंड जरूर ऐसे ओहदे पे वही शख्स बैठे सर जो आइन और कानून को समझता हो सर, आइन और कानून को जो सब समझता हो, ऐसा शख्स बैठे सर उस ओहदे पे। जी अवैध शाहवेज नूरानी साहब, फैसला आ गया है, 8 तारीख को इलेक्शन है,
सर्दियां भी होंगी, मईशत भी दुरुस्त नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं सर, अब इलेक्शन हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो वाक़या पेश आया है, 14 जवान शहीद हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और आमीन। अब ज़ाहिर है जो लाशें हैं उन घरों में जाएंगी, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बहुत अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब, जो गुफ्तगू फरमाई। देखें, हर एक के अपने ख्यालात हैं। इलेक्शन तो हर सियासी कारकुन और हर सियासी लीडर और जमात फ्रेश इलेक्शन देखती है, और हम भी देखते हैं। अल्लाह करे इलेक्शन टाइम पे हों, बर वक्त हो जाएं तो अच्छी बात है। मेरे जहाँ तक अंदाज़ा है और मेरे ख्याल है, इसमें काफ़ी टाइम में इलेक्शन होंगे जो जहाँ मुल्क के हालात इस तरीके के हो चुके हैं, बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएशन और जो अंदरूनी मुल्क जो इस वक्त हालात हैं, निज़ाम हमारा माशी, मैं थोड़ा बज़न भी हूँ, थोड़ा सा ज़रा मुझे उस पे मेरे रिजर्वेशन समझता हूँ कि अब जो, क्योंकि हमारी उम्र 75 साल से ज़ायद हो गई है पाकिस्तान की, हालांकि कोई इतनी ज़्यादा उम्र, स्टिल इट्स इन यंग पीरियड, बट मैं स्टिल समझता हूँ कि हमें बहैसियत कौम, बहैसियत पॉलिटिकल स्टूडेंट्स, तमाम कायदीन को, जमातें जितनी भी हैं, मेन स्ट्रीम की हों, छोटी बड़ी जितनी भी हों, जिसका जितना स्टेक है उसके हिसाब से बैठें, और इदारे भी सामने बैठें, ब्यूरोक्रेट्स भी बैठें, जजेस भी बैठें, और बैठ के मुल्क की सिमत का तयन कर, हेलो जी जी बोले बोले, आवाज आ रही है। मुल्क की सिमत का तयन किया जाए कि मुल्क किस तरह चलेगा। सबसे बड़ा मसला यहाँ ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और अरबों रुपया उस इलेक्शन कराने में जो लगाया जाएगा, और अरबों रुपया इलेक्शन जीत के आने में लगा जाएगा, वजीर आजम कोई भी बनेगा, उसको जो मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ेगा, वो तो फिर भी यानी एक हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होगी। अब भी ये कहता हूं कि शाहबाज नूरानी साहब, शाहबाज नूरानी साहब, आप तो इलेक्शन के बाद शाहबाज नूरानी साहब, आप इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, मैं तो इलेक्शन से पहले कह रहा हूं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि मैं इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं। मेरी बात सुने ना, मैं इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं। हाँ, तो फिर पहले नहीं, मैं इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं। अगर आप इलेक्शन की पहले से बात कर रहे हैं तो वजीर आजम आ जाए और उसके बाद उसको जो मसाइल हैं, मैं तो पहले ये पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने कहा कि कोई भी आ जाएगा, मसाइल तो वैसे ही अच्छा सर, मैं पहले इस पे आ रहा हूं कि पहले मैं इस पे आ रहा हूं, पहले इस पे आ रहा हूं कि आप इलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें ये कह रही हैं कि हमें तो फेयर लिविंग प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रही, हमें तो दीवार से लगाया जा रहा है। एक सियासी जमात को सपोर्ट किया जा रहा है, एक सियासी जमात के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, दूसरी सियासी जमात कहती है हमें तो कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं। पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी सियासी जमात है, वो कहती है हमें दीवार से लगाया जा रहा है। निगरां हुकूमत भी टीम है, इलेक्शन कमीशन वही काम कर रहा है। तो सर ये इलेक्शन तो अभी से मुतनाज़ा है, तो ये तो आपस में अभी से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब मैं इसी पे कह रहा हूं। सबसे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को आज के तमाम हरकतों के ऊपर उनको अब मुस्तफी हो जाना चाहिए। He should resign and go home। ये सिर्फ सदर साहब का कसूर ही। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर जो है, अब वो इस पोजीशन पे नहीं रहा कि वो अब अपने ओहदे पर, अपने मनसब पर ज्यादा देर बैठ सके। अच्छा। फौरन मुस्तफी होकर उनको घर जाना चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अगर इंतखाबात चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कुछ नहीं कहा आपने। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी तो बहुत गलत काम किया है सर। देखिए, चीफ उसने आइन की एक लिहाज से खिलाफ वर्जी की है। उसने ये ओपन कहा है, बल्कि लेटर पे लिखा हुआ है कि जनाब सदर को डेट देने का इख्तियार नहीं है, जबकि आइन कह रहा है कि सदर को इख्तियार है। तो ऐसे मौके पे एक ऐसा शख्स आइनी इदारे में बैठा है जो आइन को नहीं समझता है, तो उसको नहीं मुस्तफी हो जाना चाहिए। मैं ही समझता हूँ सारे सियासतदानों ने ये अल्फाज कहे हैं
कि सदर को कोई इख्तियार नहीं है। तो सर ये उनका कहना आप सियासी बयान होता है, ये तो एक ओहदा है आईनी। जी बिल्कुल। अच्छा, आप लिविंग प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दे रहे? आप इनको लिविंग प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दे रहे? मैं जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं लिविंग प्लेइंग फील्ड का, उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में लिविंग प्लेइंग फील्ड का शिकायत नहीं थी उनके पास, जब उन्होंने एनआरओ लिए थे सारे 6-6 हजार बंदा अपने केसेस छुड़वाए थे, वो एनआरओ वो याद नहीं किसी को? वो लिविंग प्लेइंग फील्ड क्या थी? हेलो जी जी मैं सुन रहा हूं, आप बोले ना। तो कौमी इत्तेहाद पे तो मुल्की इत्तेहाद पे आप बैठने को तैयार नहीं। बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है सर। डॉक्टर साहब बीच में देखिए कुछ उनकी लाइन है, देखिए जरा। जी क्या कहते हैं सर मौजूदा सूरत हाल सियासत पे और लिविंग प्लेइंग फील्ड के ऊपर? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे बुलाया इस अहम प्रोग्राम के लिए। और मैं बिल्कुल पसनी और उमाड़ा के दरमियान में जो शदीद हादसा हुआ, जो शहादतें हुई, मेरा ख्याल है हम सब उस पर पूरी कौमी शोक का हवाले। डॉक्टर साहब देखिए, जो बेसिकली आप हमेशा बड़े टची सब्जेक्ट्स को उठाते हैं। बेसिकली एक तो ये है कि एक तो बहस जिसमें मैं कंवर दिलशाद साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था, मैं रज़ा पाशा साहब की भी सुन रहा था। देखिए मैं इस हद तक इस बात पर एग्री हूँ कि ये बेसिकली जो मामला हुआ, यानी जो कन्फ्यूजन हुआ, वो इंटरप्रिटेशन का था। उसकी वजह ये कि 48/5 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सदर के पास ये इख्तियार था, लेकिन आप अगर गौर करें तो सदर साहब ने अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने टाल मटोल से काम लिया और एक लेटर इस तरीके का लिख दिया जैसे नहीं। अब आ जाते हैं कि जो गुफ्तगू इलेक्शन कमीशन कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जब उसके बाद जब अमेंडमेंट 57 और 58 आर्टिकल एक्ट हुआ 2017, उसके बाद वो कहते थे कि इख्तियार हमारे पास हो गया कि हम इसको अनाउंस करें। कैसे कहते थे वो उस आप कैसे कह सकते हैं? मैं अर्ज करता हूं, जब आइन में 48(5) मौजूद है और कोई कानून आइन से बड़ा नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर साहब वो कहते ही इस तरह तो बहुत सारी चीजें जी, मैं अर्ज कर रहा हूं, आप मुझे अगर इजाजत देंगे, कि वो कहते ही हैं कि पार्लियामेंट ने जब वो एक्ट बनाया है तो इसका मतलब पार्लियामेंट ने वो इख्तियार हमें दे दिया। मैं इसी चीज को कहना चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन नहीं था, ये नाअहलियत है। आज ये अगर पार्लियामेंट कोई कानून सिंपल मेजॉरिटी से कर दे जी, और वो आइन से ऊपर नहीं है ना, आइन जब आइन ने एक फैसला किया है, देखिए उसकी इंटरप्रिटेशन तो आज हुई है। तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 में हुई है, जी आइन में तो नहीं हुई है। ऐसी है आप, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा कोर्ट करती है और कोर्ट ने आज कर दिया। क्या जरूरत थी कोर्ट ने आज किया? कोई जरूरत नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? नहीं, हसन रजा पाशा क्या आप कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल क्लियर है पहले से। नहीं जी, जब क्लियर है, अब आप एक आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, आपको अगर ये नहीं अंदाजा है कि इलेक्शन में पार्लियामेंट में एक तालिब इल्म हूं, मैं तालिब इल्म के हिस्से से ये पहचान गया कि पार्लियामेंट इलेक्शन आप दुरुस्त कह रहे हैं। सुन ले, 2017 के इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो की है वो आइन से आइन को तजावज नहीं कर सकती, ऊपर नहीं है। ऐसे ही तो है। मैं तो आइन की तरफ जाऊंगा। देखिए अब मेरी अगर आप बात पूरी होने दे, मैं तो पहले दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए ना, उसके बाद फिर मैं उस पर आता हूं ना जी। हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन चुके हैं। कि उस पर उस इंटरप्रिटेशन पे उसने कहा कि मुझे कंफ्यूजन है। मैं आज नहीं कहा ये कंफ्यूजन है, नहीं मैं उसने ये कहा ये मेरी अथॉरिटी है। नहीं मैं आप आगे आए। नहीं हाँ मैं आगे आए, मुझे सुनने लें। मैं उसके बाद आप ये गौर करें कि आज कोर्ट ने ये बात को कंफर्मेशन कर दी थी। कोर्ट ने कंफर्म किया कि ये सदर ही का इख्तियार था। आप वाली बात ना उसकी नहीं, सदर ने तो क्या कहाँ गया कोर्ट? मैं यही कह रहा हूं कि आइन ये कह रहा है। हाँ मैं यही कह रहा हूं कि कोर्ट ने जब एक सुनने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी सदर ये उसको अंदाजा है कि ये आइन का 48(5) ये कह रहा है, तो एक आईनी दूसरे इदारे का चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको नहीं पता कि आइन ये कह रहे हैं। मैं आप ही की इस बात को मैं आगे लेके चलता हूं। देखें सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कनेक्ट की इससे, उन्होंने कहा कि क्या सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाए? वो बात की बात नहीं, वो एक अलग इशू है। नहीं सदर ने नहीं दिया। नहीं, वो देखे वो मुझे थोड़ा कहने देना डॉक्टर साहब, मुझे बात, आप तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, मुझे बात कंप्लीट करेंगे तो आपकी बात समझ आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि उसी वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पास नहीं किए। मैं ये मसला नहीं है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें करने चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये एक अलग बहस है कि उन्होंने किया या नहीं किया। मैंने तो ये देखा
कि जब आइन में एक चीज मौजूद है, आप दुरुस्त तो कह रहे हैं। मैं इलेक्शन एक्ट 2017 के 57 और 58 के सिंपल एक एक्ट कानून को लेकर क्यों आगे बढ़े आप? डॉक्टर साहब उसी के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें देखें, जब भी कहीं पर कोई मुतालबा आप करें ना, एक गौर तो सुने। अब आप आए सियासी पॉइंट दीजिए मुझे जरा। लेकिन इसको मुझे थोड़ा सा एलिब्रेट नहीं, मैं नहीं मान सकता। आप नहीं माने, आप कहें, लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे तो हक है ना, आप बोलिए, मुझे हक है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इस आज के यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि इलेक्शन कमिश्नर गलत था। मैं जो बात आगे चल के इन दोनों की राय कि ये सदर की बात थी और सदर ने अपने उस अहकामात पर अमल नहीं करवाया, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। और आपकी बात दुरुस्त है कि इसके सिलसिले में वुकला बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन ये कंफ्यूजन पूरे आम लोगों में भी था, क्योंकि आम लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। आम लोगों को तो होगा अब नहीं, इसलिए कि अब इस बहस में अब इस बहस से हम आगे निकलते हैं ये सियासी कि इसके अलावा अब जो कहने की बात है कि जी पॉलिटिकल जमातें, सियासी जमातें तो इलेक्शंस कल भी चाहती थी, आज भी चाहती है। कोई पॉलिटिकल वर्कर डॉक्टर साहब ये नहीं चाहता कि इलेक्शन ना हो। हम तो चाहते हैं, इसलिए कि आवाम के पास आप जाएंगे, उसी से आपको मैंडेट मिलेगा। जहां तक बात इस बात का है कि इलेक्शंस में आपको बताता हूं कि उस पर कंफ्यूजन है पहले के लोगों को। इस पर जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये इलेक्शन होने से पहले जो है इस पर जो है बाकायदगी से तनाजात खड़े हो रहे हैं, वो बात आपकी दुरुस्त है। और उसमें बहुत से उसकी एक वजह, हालांकि मैं एक और बात जल्दी मुझे जानना है ब्रेक मैं इसलिए कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से मामला जा रहे हैं वो शायद किसी एक की तरफ झुका हुआ है। अल्लाह के आप आम लोगों की बात ना करें, आपके चेयरमैन ने मैं उस बात तो आप कहें मेरा चेयरमैन ये कहता है, एक सुनिए, पीपल्स पार्टी ये कहती है। डॉक्टर साहब सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कहती ना, नहीं सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कहती, बहुत सी जमातें कह रही हैं। आप भी कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप कहना आम लोगों की बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप अपना मौकफ दें, मैं पीटीआई से ले लूंगा, मैं किसी और पाकिस्तान पीपल्स नहीं, पीटीआई आप पीपल्स पार्टी का देना, पीपल्स पार्टी, आप पीपल्स पार्टी का, मैं उसी का मौका आप अपना आम आदमी का क्यों दे रहे हैं? लेकिन मैं इसको बात को एक और, आप कहें मेरा चेयरमैन कह रहा है, नहीं हमारा एक और नजरिया भी है इस पर। नहीं, क्या डॉक्टर साहब, मैं यही, आप नहीं सुन रहे ना, सुनेंगे। हम ये समझते हैं कि ये बात जो कही जा रही है इसमें कहीं ना कहीं कुछ सदाकत भी है। भैया इसको छोड़ दो सदाकत को, आप कह रहे हैं नहीं क्या? हाँ ऐसा हो रहा है, तो बोले ना, ऐसा दिख रहा है ना डॉक्टर साहब। ब्रेक पे जाएंगे, डॉक्टर साहब ये दिख रहा है, ब्रेक पे जाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं। वेलकम बैक जी। हसन रजा पाशा साहब, यहाँ पे आपकी एक एडवाइस लूँगा, 4 मिनट आपके पास है, फिर मैं आपको रिलीफ करता हूँ, आप जिस दावत में ज़रूर अपना एंजॉय करें। मेरे ये कहने हैं सर, माजी में इस वक्त पाकिस्तान को एक कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों की और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी, लेकिन मेन सियासी जमातों की। लेकिन सर हमने देखा भी कि ये इत्तेहाद इनका हुआ उस वक्त जब डंडा चला, या उस वक्त हुआ जब इनके मफादात आए, इन्होंने इख्तदार में आना था। जैसे अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने इत्तेहाद बनाया, अदम एतमाद किया, फिर हुकूमत का हिस्सा किया, इंजॉय किया, 85 की काबीना की, 16 महीने इंजॉय किया, कोई काम नहीं किया और इंजॉय करके चले गए। ठीक है सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त कौम को, मुल्क के लिए और अवाम के लिए कौमी इत्तेहाद की बात हो रही है, इसके लिए ये इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं, इसके लिए लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, मेरा वजीर आज़म, तेरा वजीर आज़म, मैं लाऊंगा, वो लाएंगा, मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा, उसे खेलने दिया जा रहा है, उसकी सपोर्ट। सर क्या कहेंगे इस पे? ये बल्कि आज नहीं, इससे बहुत पहले एक इत्तेहाद की, एक डायलॉग की जरूरत थी भी और है। और अब याद होगा कि हमने पाकिस्तान कॉर्पोरेशन के प्रेस की 10 बार ये कहा कि हम आवाज शायद हसन रजा पाशा साहब की कीजिए, उस वक्त मैं आ जाता हूँ जनाब आपके कंवर दिलशाद साहब की तरफ आ जाता हूँ। कंवर दिलशाद साहब, यही सवाल आपसे करता हूँ, क्या कहेंगे आप? ये सवाल को जवाब देने की पोजीशन में है जनाब अपने दवानी साहब, उनका बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड है, उसका वो जवाब तो वो देने की पोजीशन में है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये अर्ज करता हूँ, जो आपकी बहस चल रही थी
कि आइन के आर्टिकल सेक्शन 57 के हवाले से जब ज्वाइंट पार्लियामेंट ने बाकायदा जो कानून साजी की और 57 में तरमीम करके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे दिए, तो जनाब उस वक्त सदर मुमलिकत साहब 150 आदमियों का काफिला लेकर हज पे चले गए। इतना उनको मालूम था अभी हज के भी अभी दिन हैं, अभी 10-12 दिन बकाया थे, अभी 15 दिन तक, तो पहले हज पे चले गए। तो उस पर जब पीछे से चेयरमैन सेनेट ने बन के कैम किया, सदर दस्तखत कर दिए, तो सदर को नजर नहीं आ रहा था बहुत बड़ी अहम पोजीशन हो रही है, कानून साजी हो रही है, मेरे इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं, तो हज पे चले गए। अब इसके बाद वापस अब ये एक्ट जो है, हमारे दोस्त पाशा साहब भी बैठे हुए हैं, नूरानी साहब का सियासी तजर्बा बहुत वसी है, इनके वालिद मोहतरम मेरे बड़े गहरे दोस्त थे, मेरी बड़ी अकीद है उनके साथ उनकी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि सदर मुमलिकत साहब जो वापस आए दस्तखत हो चुके थे। अच्छा, इसके बाद में और बहुत से मसाइल पैदा हुए कि जी मेरे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे फाइल ही नहीं दिखाई, 15 दिन तक उस पर उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए, वापस चला गया। ये सारी चीजें हम बड़ा एहतराम करते हैं, आप भी एहतराम करते हैं, हम भी सदर साहब का बड़ा एहतराम करते हैं, उनका बहुत सियासी पस मंजर है, लेकिन मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, एक कानून की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ आप चीफ इलेक्शन के बारे में बात अपने ठीक है, आपके अपने रिमार्क्स है, लेकिन मसला ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट को देखा, एक्ट भी जो है वो आइन का हिस्सा है, आइन के नीचे है, आइन के नीचे एक्ट बनता है, तो उन्होंने एक्ट की पाबंदी की। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत साहब ने तो जब ये कौमी असेंबली डिसॉल्व हो रही थी, तो उस आर्टिकल 58 के तहत उन्होंने जो है असेंबली डिसॉल्व हुई, तो उसके नीचे लिख देते कि जनाब मैं तो आर्टिकल 48 को मद्देनजर रखा जाए, खामोश हो गए। उसके 15 दिन के बाद जब असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो 15 दिन के बाद खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, आप मुझसे मशावरत करें। उन्होंने कहा जनाब आप किस कानून के तहत आपसे मशावरत करें? वो तो सदर ने अपना राइट खत्म कर दिया उस रात को, जब 9 अगस्त की रात को जब असेंबली डिसॉल्व हो रही थी, उसी वक्त नीचे लिख देते कि जनाब मैं सेक्शन आर्टिकल 48 सेक्शन 5 के तहत मैं तारीख बंद करता हूँ, खत्म बात हो जाता है। सारा जो आपका प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम सारा बीच में रह जाता है, और सदर मुमलिकत का हुक्म जो था वो बालादस्ती के जिम्मे में आ जाता, खामोश हो गए। और 15 दिन के बाद ख्याल आया उन्हें कि जनाब मैं खत लिख रहा हूँ कि आप तशरीफ आए मुलाकात करने के लिए। तो उन्होंने हम तशरीफ कैसे लेकर जाए आपके पास, हमारे पास सेक्शन 57 के तहत आपके पास इख्तियार ही नहीं रहे। तो ये सारी बहस जो है ये हमारे इस तरह से चलती रही, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए दोनों को कहा कि आप जाए, आप 57 के तहत आप खुद मुख्तार हैं, वो आर्टिकल 48 के तहत है, आप जाके मशावरत कर लें, एक्ट भी देख लें, कानून भी देख लें, आर्टिकल भी देख लें। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा फैसला नहीं था। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या ये फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि ये इख्तियार सदर का था? सदर को सुन लें सदर का ये सर मुझे जरा वजाहत कर देना, वरना ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मैं गलत समझूंगा तो मैं आइंदा गलत ट्रीट करूंगा। मुझे जरा तस्हीह कर दें कि मैं पूछूंगा हसन रजा पाशा से भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि आप भी सही हैं, आप भी सही हैं, जाएं दोनों जाके मिलके बैठकर एक डेट दे दें, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डेट देने का इख्तियार आईनी तौर पर सदर मुमलिकत का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएं सदर के पास, उनसे मुशावरत करें, और जो है वो डेट सदर देंगे उसको लेके आप अनाउंस करें, या ये फैसला था सर? ये आप सवाल पाशा साहब जी मैंने आपसे किया था, आपसे किया कि आपने मुझे हम इस बहस में नहीं, तो वक्त देखे ठीक, जिस वक्त ये आपने जब रेफरेंस किया सदर मुमलिकत की तरफ से कि जनाब ये जो आपके पार्टी से नाराज कर रहे हैं इसके बारे में फैसला दें, आर्टिकल 62 मैं सर मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम कम है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि दोनों सही हैं, चले जाएं, आप लोग बैठ के फैसला करें। नहीं, मैं आपका चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब ने कहा कि आप वोट नहीं, मैं बंदियाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सर मौजूदा चीफ जस्टिस मैं मौजूदा चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फैसला कर दिया, उन्होंने माजी का भी देखा। खत्म हो गई। चले सर, मैं आता हूँ, मैं बात करूंगा, टाइम कम है। हसन रजा पाशा साहब ये मुझे बताएं सर, जो मैं आपसे सवाल किया था कि इत्तेहाद अपने इख्तिदार के लिए तो किया इन्होंने, इस वक्त कौमी बहुत बड़ा मसला है,
जिसका इत्तेहाद सियासी जमातों में होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। वही डंडे, वही गालियां, वही संगीन इल्जामात चल रहे हैं। 3 मिनट है सर आपके पास। हसन रजा पाशा साहब का नहीं है। चले शाहवेज नूरानी साहब, आपने बहुत बड़ा इत्तेहाद किया इमरान खान को गिराने के लिए और हुकूमत में आने के लिए, और रच कर 16 महीने आपने हुकूमत की, रच कर 85 की काबीना, 11 सियासी जमात। आज मुल्क और अवाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, इस कौम के लिए एक इत्तेहाद की जरूरत है सर सियासी जमातों में, वो नजर नहीं आ रहा सर। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं आपकी इस बात से, ग्रैंड डायलॉग मगर ऑन कंसेंसस बेसिस कि इकोनॉमी फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमी है। तो क्यों नहीं हो रहा इसको ठीक करने के लिए, इसकी इस माशी निजाम को ठीक करने के लिए सर देयर शुड बी, मैं तो आपसे सबसे पहले ये कहा, क्यों नहीं हो रहा? आप एक इलेक्शन क्या 2 इलेक्शन करा दें, हम फिर भी 0 पे खड़े रहेंगे। यस, सबसे पहले निजाम को ठीक करें आप। निजाम जब तक ठीक नहीं होगा इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जब मिलेगा जब आपका सिस्टम सही होगा। ये कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम पे क्वेश्चंस उठते रहेंगे। आज आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सही है, कल कोई कहेगा इलेक्शन कमीशन ठीक है, कोई कहेगा फलाने ने सही गलत किया है, फलाने। निजाम जब तक ठीक नहीं होगा इस पे बैठकर पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को बैठकर संजीदगी के साथ क्यों नहीं कर रहे सर कि हमने अगले 10 साल पाकिस्तान को किस तरह चलाना है, पाकिस्तान को किस तरह माशी निजाम बेहतर करना है, बेरोजगारी का खात्मा किस तरह करना है, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो डाकू चोर बैठे हैं, लुटेरे, इनको किस तरह ठीक करना है, ये पूरा निजाम बनाना पड़ेगा। इस तरह मॉडल बना के आपको 10-5 साल कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके इस मुल्क के हालात ठीक होंगे। तो क्यों नहीं हो रहा है सर ये इत्तेहाद? इमरान खान के खिलाफ तो, इमरान खान के खिलाफ तो आपने इत्तेहाद कर लिया, हुकूमत बनाने के लिए आपने इत्तेहाद कर लिया, कौमी मफाद पे आप इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं सर, लड़ रहे हैं एक दूसरे पे इल्जामात लगा। मैं तो तैयार हूं, मैं आपके सामने कह रहा हूं, अलग नेशनल टीवी पे कहता हूं और कहता रहूंगा। नहीं तो वजाहत करें ना, बैठ के ही सोचना पड़ेगा। नहीं तो आप पाकिस्तान किस तरह चलेगा, तो आप ये भी तो वजाहत करें कि जो लोग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है वो कौमी मफाद के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए इत्तेहाद करते हैं, फिर ये कहें ना आप। बिल्कुल मैं कहता हूं, जाती मफादात को बालाताक करके पीछे रख के पाकिस्तान के लिए सबको बैठना पड़ेगा। एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए बिटवीन द जजेस, बिटवीन द जर्नल्स, बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट, बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी हेड्स। एक ग्रैंड डायलॉग हो जिसमें यह तय किया जाए कि पाकिस्तान को अगले 5 साल किस तरह चलाना है। इलेक्शंस की क्या है, आप देखें ना, इलेक्शंस जहां जिन इलाकों में बर्फबारी होगी, जिन इलाकों में सर्द इलाके होंगे, वहां पे वोट कास्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन मार्क तो उठेंगे ना आप पे, कैसे नहीं होगा? फरवरी के महीने में बर्फबारी हो रही होगी तो उन इलाकों में वोट किस तरह लोग कास्ट करेंगे? तो सर समझाए कोई इस तरीके से। देखिए, अगर ये निजाम नहीं चलेगा, अगर ये इलेक्शन अभी से मुतनाज़ा है और अगर ये इलेक्शन इसी तरह आगे बढ़ा और हो गया, चाहे वजीर आजम कोई भी हो, तो सियासी अदम इस्तेहकाम, तो सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आएगा ना सर, फिर इसका मतलब है, क्योंकि इल्जामात की सियासत शुरू हो जाएगी उसी तरह 2018। आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जरा आवाज आई? नहीं आ रहा, ब्लैंक है। चले मैं नहीं, आवाज नहीं आ रही है, जरा कनेक्ट करें उनसे, मुझे सवाल करना है। जी आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, इसके 2 पहलू हैं डॉक्टर साहब। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि माशी तबाही जो हुई है उस हवाले से सबको बैठ के, और उसमें सिर्फ पॉलिटिकल जमातें नहीं है डॉक्टर साहब, देखिए हम सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल यानी जो इसमें मैटर करते हैं, अब तो कोर्टें भी हमारी मैटर करती हैं, वो बैठें और वो उस चीज़ को तय करें। जहां तक चीफ जस्टिस को बैठाएं, आप आर्मी चीफ को बैठाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बैठाएं, मतलब पहले आप घर नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं, अपने घर को तो आप नहीं डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल जमातें तो इलेक्शन में एक दूसरे से लड़ती हैं डॉक्टर साहब, एक दूसरे की तारीफें नहीं करती हैं, लड़ाई की नहीं तो सर इस वक्त कौमी, मैंने यही तो कहा कि हम कौमी किस लिए, मैंने आपको बताया कि कौमी इदारे तो वही करेंगे जो आप कहें। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं करेंगे, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, हमारे होता है, नहीं होता नहीं, तो जो चीज होता है जी, आर्मी चीफ करेगा नहीं,
मैं चीफ जस्टिस ऑफ नहीं पाकिस्तान जनाब, करेगा। नहीं, बात आप दूसरी तरफ अरे, लेके जाए, ऐसा नहीं है। हुकूमत मैंने आपको अभी कहा आप बात नहीं करने दे रहे। बात यह है कि जहां तक देखे डॉक्टर साहब, आप सुने, मैं आपसे बहस करने को तैयार हूं। नहीं। मैं कहता हूं माशत, मैंने मईशत के लिए कहा तो कौन कि करेगा? उसके लिए क्या इस मुल्क में तमाम फैसले चले वो तैयार है। हाँ, ओके डॉक्टर साहब, है। मैं आपसे पूछता हूं, सियासी वो जमातें तैयार है। इस मुल्क के सारे फैसले सिर्फ सियासी जमातें नहीं, करती हैं, अगर नहीं और वो करती implement तो होते क्यों हैं। हुकूमत बनाती है? नहीं करती ना, तो क्यों आती है? देखिए डॉक्टर साहब, बात एक और है, क्यों आती है? जैसे अभी जो बहस छिड़ गई है, कर रहे तो हैं क्या इसमें हम जमहूरियत का सिस्टम लपेट दें? जमहूरियत है ये डॉक्टर साहब, और ये एक बात जमहूरियत बताएं है। डॉक्टर साहब, एक ये और बात जमहूरियत जी, है। यही जमहूरियत है। क्या कहते हैं जमहूरियत? हाँ, मैं अभी इससे क्या एक इलेक्शन सियासी नहीं, जमात लड़ रहे हैं, इलेक्शन हो जाए, नहीं, जमहूरियत कहते हैं जहां पर जमहूर मिलके कोशिश करे कि हमने क्या करना क्या करना है? अवाम के मसाइल आप हल नहीं करते हैं, उसी जमहूर के मसाइल, Selected नहीं, लोगों के ऐसा- मसाइल हल नहीं, करते हैं। नहीं, बिल्कुल, 85% काबीना में 85% आईनी, ये रिसर्च है, 85% आइन की तो तरमीम हुई है जिसका फायदा 2% मराठी याफ्ता को पहुंचा है। देखिए डॉक्टर साहब, 98% को नहीं मिला है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे तो कौन सी जमहूरियत? देखें डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी में नहीं, जमहूरियत है? जी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहाँ है? बिल्कुल है। और मुझे बताएं क्या दूसरी पार्टियों में जमहूरियत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है। मैं पहले कहाँ है, मतलब बेटा आता है, बेटी आती है, बहू आती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल बताएं। किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भी पूछना चाहता हूं, कोई भी आप मुझे एक इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो ये हुआ कि बेटी को मैं दे तो दी किसी गई। सियासी नहीं जमात को नहीं, नहीं मैं तो कहता। आपको अपनी जमात का एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये हुआ कि ये जुल्फकार, जरा हो जाए लाइन पे तो मुझे बताइए। लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने देंगे। मेरी जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा को दी गई, टाइम में बताइए। और साथ ही कहा गया उसके बाद उनके भाई उनके अगेंस्ट हो गए। देखिए पॉलिटिकल जमातें, बीबी ने साबित किया कि वो लीडर थी। सर, ये एक अलग उन्होंने बात है। नहीं, मैं अलग तो- बात नहीं है। मुझे तो ये मैं बताएं। अर्ज कर रहा था, देखिए क्या ये मुमकिन है अर्ज कि कर- कल बशारत मिर्जा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन जाएं? ये कल्चर पाकिस्तान और हिंदुस्तान है भैया, नहीं, सुन ले ये उसी के बाद पाकिस्तान, आप देख लेना, ये हमारा क्या इंडिया कल्चर में है? हाँ, इंडिया में क्या है। रहा? इंडिया के बाद इंदिरा गांधी के बाद क्या कौन आया? बात, इतने- नहीं, एक सेकंड, इतने आज change भी हुए। राहुल, आज भी उसका पोता है, आज भी उसका पोता है। सर कौन है? और यही छोड़ दें, ये तो अमेरिका में थे, अब सर, सीनियर कौन उसके बना बाद था जूनियर वजीर बुश। आजम? सर कौन बना था वजीर आजम इंडिया का अभी पिछले दिनों? कांग्रेस का कौन बना? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन नहीं, वजीर कौन आजम बना था? उसमें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन बना था? नहीं, मैं आपको तो- बताता हूं, यूसुफ रजा गिलानी बना था। चेयरमैन ना मैं आपको आपका। बताता हाँ, बना थे ना, हूं, किस लिए बने यूसुफ थे? रजा गिलानी क्यों वर्कर बने थे? थे। क्यों बने थे? उसके बाद राजा क्यों बने परवेज थे? ये भी अशरफ तो बताएं। क्यों बने थे? इसलिए बने थे कि पाकिस्तान सदर पीपल्स कौन पार्टी था? सदर आसिफ जरदारी तो साहब फिर थे। सदर की सारी चीज पहला सदर था वजीर आजम। डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, पहला सदर थे था वो बेचारे। नहीं, अभी सुन लें। तो सवाल ये है कि उन्होंने एक बच्चे और थे काम ना। किया, ऐसा नहीं है, आप हकाइक बताएं। पहला प्रेसिडेंट था जिसने अपने इख्तियार चले, मैं वापस अनुराग- पार्लियामेंट नहीं, को ये दिए। मैं आखिरी करता हूं। पार्लियामेंट में कोई है, ये मैं उन्होंने accept करता कहा हूं तो फिर कि उन्होंने उन्होंने पूरा सारे इख्तियार खुद दिए, सदर का सारा इख्तियार जी। उन्होंने पार्लियामेंट को वापस दिया। किया। मैं यानी नहीं वरना कहता। पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो ये कल्चर है बहरहाल कि अगर इतना आप इख्तियार हो समझते हैं तो कोई जमहूरियत नहीं नहीं देता। आप कहते हैं जमहूरियत मैं है। बिल्कुल चले 100% जनाब, समझता हूं। जनाब अवैस नुरानी साहब, और मुल्क में बहुत जमहूरियत- एग्जाम्पल दे सकता मुल्क हूं। में जमहूरियत रही है सर, थोड़ा सा इस पे बता दें सर, इस मुल्क में जो किसी क्या बात फरमाया डॉक्टर साहब आपने? अवैस नुरानी साहब से पूछा। जी हाँ, जी जी बोले डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? क्या इस मुल्क में जमहूरियत रही है सर? जमहूरियत है इस मुल्क में? पार्टी में जमहूरियत है? इनमेच्योर नहीं हुई है अभी तक, अच्छा, मैच्योर नहीं हुई है तो खत्म हो गई ना सर, इसका मतलब हो है जाएगी, अपने वक्त के साथ साथ मैच्योर होगी, टाइम लगेगा कितना अरसा लगेगा सर? सर। थोड़ा से नाबालिग सियासतदान जब बीच में आ जाते हैं तो रुकावटें तो होती हैं। तो क्या बेहतर नहीं है सर? 13,000 कुछ वोट हैं सर, जो रजिस्टर वोट हैं, उनमें से 1,000 पुराने चेहरों को, जिनके ऊपर बड़े इल्जामात हैं, ये हैं वो हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए बड़े नुकसानात किए, उसको हटाकर बाहर कर दिया जाए ताकि नई पौध आए, नए लोग आए और चलाएं पाकिस्तान को। सियासी जमातों के अंदर जमहूरी निजाम खुद पहले निजाम को, सिस्टम को राइज करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल वर्कर जो आज 10 साल से जनरेट नहीं हो रहा, उसको जनरेट होगा सियासी जमातों में जब खुद जमहूरी निजाम आएगा। सर बल्दियाती इंतखाब नहीं कराते, ये पता है आपको, जो सियासी हुकूमत आती है। इसीलिए पॉलिटिकल वर्कर पाकिस्तान में जनरेट नहीं हो रहा। हवाई वर्कर जरूर आता है जमातों के अंदर अपने काम, पटवारी सिस्टम के लिए, कोर्ट सिस्टम के लिए, SHO के लिए, थाने के लिए, कचहरी के लिए। इन लोगों की वजह से पार्टी के अंदर लोग अटैचमेंट अपनी बनाते हैं, मगर पॉलिटिकल वर्कर जो जिन जमातों में होता है वो पॉलिटिकल वर्कर्स अब जनरेट नहीं हो रहे।
पार्लियामेंट में आप सर, खुद देख पार्लियामेंट लीजिए। में अवामी नुमाइंदे आते हैं सर, असल हकीकी आते हैं क्या? आखिरी कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। ज्यादातर तो सर सिस्टम ऐसा आप जो कह रहे हैं उस पे जब अरबों खरबों रुपए बिल्कुल। जो खर्च कर सकता हो, बदमाश हो, मैं पुलिस अब भी वाला ये हो, कहता हूं वही कि इस जीतेगा। इलेक्शन का करा लें, इलेक्शन जो भी होगा अल्लाह करे, किसी मुझे तो नहीं लगता फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होंगे, और मैं डाउटफुल हूं उसके ऊपर कि ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब आवेश नुरानी साहब, हसन रजा पाशा साहब, कमर दिलशाद साहब, बशारत। ये तो सबकी डिमांड है, आज से थोड़ी है। 170 में हुआ, आज तक नहीं हुआ। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।